सेल है वो है न्यूरॉन्स। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल हैं। स्पेशलाइज्ड सेल से मुराद ये है कि इनके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा या फिर कोई ना कोई इसके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। तो इसका जो हमारे पास फंक्शन है वो ये है कि ये ट्रांसमिट करता है हमारे पास नर्व इम्पल्स को। फंक्शन क्या है कि ये मैसेजेस को बायोकेटामिन नर्व इम्पल्स हम लोग यूज करते हैं। मैसेजेस बायोकेटामिन नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट यानी पहुंचाना, ट्रांसमिट करता है थ्रू आउट दी बॉडी, पूरी बॉडी में। यानी एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज पहुंच रहा है वो कौन पहुंचा रहा है? वो न्यूरॉन पहुंचा रहा है थ्रू आउट दी बॉडी। ये हमारे पास इसका फंक्शन है। फंक्शन के बाद इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम डायग्राम्स बना देते हैं। ये हमारे पास एक सेल है और ये बीच में हमारे पास न्यूक्लियस, और हमने कहा था कि न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो किस तरह बनता है? वो स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, हमारे पास ये सेल है ना, तो इस सेल में ब्रेन को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब ये हमारे पास जो है ब्लैक अभी मैंने कहा है कि ये क्या है हमारे पास? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म है हमारे पास। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना ये एक्सटेंड होता है, यानी आगे की तरफ इस तरह करके बढ़ता है। एक्सटेंड या एक्सटेंशन, इस तरह आगे की तरफ ये साइटोप्लाज्म बढ़ता है और इस तरह नीचे बढ़ते हुए ये साइटोप्लाज्म एक्सटेंड होता है और दो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के एक्सटेंड होने से दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन जाते हैं। ये मतलब आप मान ले साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हुए, एक्सटेंड होने के बाद इनके ऊपर अब मेम्ब्रेन आ गई है। साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंशन हुई और इस तरह ये दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम डेंड्राइट्स कहते हैं और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसको हम एक्सॉन्स कहते हैं। ठीक हो गया। और ये अंदर वाला जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो पहले एक सेल बना हुआ था और ये जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, अब जी एक्सटेंड होकर इसने ये दो स्ट्रक्चर दिए हैं। जो पहला स्ट्रक्चर था उसको हम सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी, या आप यूं कह लें कि सेल बॉडी में दो चीजें मौजूद है। दो चीजें क्या? एक तो हमारे पास न्यूक्लियस जो मैंने डॉट में शो किया हुआ है और एक साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के जरिए ही ये दो स्ट्रक्चर वजूद में आए, यानी ये साइटोप्लाज्म आगे एक्सटेंड हुआ था, फैला था। फैलने की वजह से डेंड्राइट्स और एक्सन्स हमारे पास आए हैं। तो एक हमारे पास क्या है? हमारे पास स्ट्रक्चर सेल बॉडी का, और दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो है डेंड्राइट्स, और एक हमारे पास एक्सन्स। ठीक है, तो जो हमारे पास डेंड्राइट्स है अब उसका क्या फंक्शन है और एक्सन का क्या फंक्शन है, हमने ये देखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये ध्यान में रखना है कि डेंड्राइट्स जो है ना ये स्मॉल साइज में, स्मॉल साइज है इनका, और ये हमारे पास लार्ज साइज में। ये हमारे पास स्मॉल साइज में है और ये हमारे पास लार्ज साइज में। अब डेंड्राइट्स का क्या काम है और एक्सन्स का क्या काम है ये देखना आपने। अब इनका फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले हम डेंड्राइट्स को देख लेते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये जो हमारे पास ये जो टिप्स मौजूद है ना इनकी, इन टिप्स के जरिए ये नर्व इम्पल्स को या फिर मैसेजेस को रिसीव करता है। ठीक है, यहाँ पे हम नर्व इम्पल्स लिख लेते हैं। ये नर्व इम्पल्स को क्या करेगा? रिसीव करेगा। यहाँ से रिसीव होंगी, यहाँ से, ये हर एक टिप से ये मैसेजेस को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ये सेंड कर देता है एक्सॉन्स में।
अब एक्सॉन्स का क्या काम है, ये जो एक्सॉन्स हैं ये इन नर्व इम्पल्स को या इन मैसेजेस को डेंड्राइट से अवे लेके जाएगा। अवे यानी दूर लेकर जाना। डेंड्राइट्स तो हमारे पास ऊपर मौजूद है और एक्सन्स हमारे पास नीचे मौजूद है। तो एक्सन्स का क्या काम है, जो नर्व इम्पल्स डेंड्राइट से इसको मिली हैं उससे इसको दूर लेकर जाएगा। तो ये एमसीक्यूज में बहुत दफा पूछा जाता है कि डेंड्राइट्स का और एक्सन्स का क्या काम है। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं मैसेजेस को या फिर नर्व इम्पल्स को, ठीक है। और एक्सन्स क्या करते हैं, अवे लेके जाते हैं, अवे दी मैसेजेस को अवे लेके जाना, किससे, फ्रॉम डेंड्राइट्स से अवे लेके जाना, उनसे दूर लेके जाना। ये एमसीक्यूज में बहुत दफा पूछा जाता है और ये याद इस तरह रखा जाता है, एक्सन्स ए से है और अवे भी ए से, तो इस तरह याद रह जाएगा कि एक्सन्स क्या करता है, अवे यानी मैसेजेस को डेंड्राइट से दूर लेकर जाएगा। और डेंड्राइट्स क्या करेगा, अपनी टिप्स के जरिए से नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा। तो ये हमारे पास नर्व इम्पल्स का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर हमारे पास न्यूरॉन का फंक्शन है। तो हमारे पास ये न्यूरॉन्स का था। एक और चीज आप याद रखने की, हर एक चीज मतलब एक बॉडी से दूसरा जो मैसेज सेंड किया जा रहा है ना उसके लिए डिफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं, सिर्फ एक न्यूरॉन नहीं होती। मैसेजेस का एक जगह से दूसरी जगह जाना या नर्व इम्पल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, हर एक न्यूरॉन के हर एक फंक्शन, हर एक मैसेज को लेकर जाने के लिए डिफरेंट न्यूरॉन्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इसको ना समझने के लिए मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रही हूँ। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो समझ लें या फिर इसको स्किप करके आगे चले जाएं। मान ले आपने किसी चीज के गर्म चीज को हाथ लगाया, तो वो जो अब आपने हाथ लगाया है ना, वो मैसेज हमारी बॉडी हमारे ब्रेन तक जाएगा। तो वो उसको लेकर जाने वाली जो न्यूरॉन है ना वो है सेंसरी न्यूरॉन। आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, वो उस हाथ लगाने के बाद ब्रेन तक जो मैसेज जा रहा है ये बताने के लिए कि गर्म चीज को हाथ लगाया गया है, तो वो जो मैसेजेस जा रहे हैं वो किसके जरिए जा रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। तो ये क्या करता है, सेंस करता है, चीजों को महसूस करता है और महसूस करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज आगे या फिर ये नर्व इम्पल्स आगे पहुंचा देती है इंटर न्यूरॉन को, ठीक है। इंटर न्यूरॉन ये मौजूद होती है ब्रेन में और ये प्रोसीड करता है यानी प्रोसेस करता है कि अब गर्म चीज को हाथ लगाया गया है तो करना क्या है, ठीक है। जब इंटर न्यूरॉन जब ये प्रोसेस कर लेगा कि गर्म चीज है तो हमने हाथ उठाना है, तो वो हाथ उठाने का जो मैसेज जाएगा वो मोटर न्यूरॉन को देगा और मोटर न्यूरॉन के जरिए हम अपने हैंड को पुश कर लेंगे या पुल कर लेंगे, जिस तरह की कंडीशन में हमारा हाथ होगा, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन सेंस करेगा चीजों को, फिर वो सेंड कर देता है मैसेज इंटर न्यूरॉन को कि गर्म चीज को हाथ लगाया गया है तो क्या करना है। तो वो ब्रेन प्रोसेस करता है कि क्या इस पर हमें रद्द अमल देना है, और जब उसे समझ आ जाता है कि हाथ उठाना है हमने उस जगह से गर्म चीज से, तो वो मैसेज मोटर न्यूरॉन को जाता है। तो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए डिफरेंट न्यूरॉन्स हमारे पास मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास न्यूरॉन का फंक्शन है। आगे हमारे पास रेड ब्लड सेल है, उसको डिस्कस करते हैं। वो है रेड ब्लड सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरबीसीज कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आरबीसीज, ठीक है। और बायो की टर्म में इसे आर्थ्रोसाइट्स कहा जाता है और ये वर्ड ग्रीक है, ये ग्रीक वर्ड है हमारे पास, दो वर्ड्स पर है ये हमारे वर्ड। आर्थ्रोस पहला वर्ड है इसका जिसका मतलब है हमारे पास रेड, और दूसरा हमारे पास ये आर्थ्रोस, और दूसरा साइट्स। साइट्स को ग्रीक वर्ड में काइटोस कहते हैं और जिसका मतलब होता है सेल, ऐसा सेल जो रेड है। और ये क्योंकि ब्लड में पाया जाता है तो इस वजह से हम इसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो स्पेशलाइजेशन है या फिर इसका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि ये बाई कॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और इसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो हमारे पास मैच्योर नॉट मैच्योर आरबीसीज जो होते हैं
उनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है और उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी मौजूद होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद होता है। और जब वो मिच्योर हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो फिर डोंट प्रेजेंट, तो इनके पास नहीं मौजूद होते ऊपर वाले स्ट्रक्चर जो हमने लिखे हैं, यानी उनके पास न्यूक्लियस नहीं मौजूद होगा, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मौजूद होगा और उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी मौजूद नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर ना मौजूद होने की वजह से एक एडवांटेज ये हो जाता है कि हीमोग्लोबिन की तादाद ज्यादा हो जाती है। हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम इन बातों को देख लेते हैं एक दफा डायग्राम के जरिए। मान लें हमारे पास, बड़ा करके मैं आपको समझाऊंगी, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है, ठीक है, हो गया। बीच में अभी ये मेच्योर सेल नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है इसके पास बीच में न्यूक्लियस मौजूद होगा, यहाँ पर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हम पीछे पढ़ चुके हैं। इधर इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, ठीक है। और हम इमेजिन कर लेते हैं ये हमारे पास रेड कलर में, सॉरी ब्लैक कलर में हमारे पास हीमोग्लोबिन मौजूद है, ठीक है। जब ये अभी तक ये मेच्योर सेल नहीं हुआ, जब ये मेच्योर हो जाएगा तो ये जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा, यानी इसकी डीजनरेशन शुरू हो जाएगी, या फिर आप कह लें इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। ये सेल के अंदर से रिमूव हो जाएगा, न्यूक्लियस भी रिमूव हो जाएगा जब मेच्योर होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जब नॉट मेच्योर, जब मेच्योर नहीं है तो न्यूक्लियस भी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी मौजूद है। जब ये मेच्योर हो जाएगा तो इसके अंदर डॉट प्रेजेंट यानी चीजें नहीं मौजूद होंगी। कौन सी नहीं मौजूद होंगी? न्यूक्लियस नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होगा। तो जब ये इसके अंदर से ये चीजें इस तरह रिमूव हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी, ब्रेकडाउन हो जाएंगी या सेल के अंदर खुद ही डिसॉल्व हो जाएंगी, तो इससे अब क्या होगा, इससे अब हीमोग्लोबिन को और मजीद जगह मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसको और जगह मिल जाएगी, जितनी इसको ज्यादा जगह मिलेगी ये उतना अच्छा फंक्शन परफॉर्म करेगा। पर इसका फंक्शन क्या है वो अब हम देखते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब जगह तो इसको ज्यादा से ज्यादा मिल गया, फंक्शन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिठा लें ज़हन में कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब इसका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है या फिर अपने साथ इसको जोड़ लेता है। ऑक्सीजन को बाइंड करके ये बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को बॉडी की टिश्यूज तक लेकर जाएगा और फिर वहां पर ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है, यह इसके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है, इसके अंदर ऑक्सीजन आएगी, इसके ऊपर अटैच हो जाएगी, फिर ये रेड ब्लड सेल टिश्यूज के पास जाएगा और वहां पर ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो ये हमारे पास रेड ब्लड सेल का फंक्शन है। और स्ट्रक्चर बहुत ही आसान वर्ड में लिखा हुआ है, बाइकॉन्केव डिस्क, यानी बाइकॉन्केव डिस्क इसकी स्ट्रक्चर होता है। आप अगर बुक में देखेंगे ना तो एक पोर्शन, एक मतलब बहुत यहाँ कहीं ना इस तरह करके बीच में उसको फुल डार्क करके दिखाया हुआ है आपको। वो जो फुल डार्क करके दिखाया हुआ है ना वही हमारे पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है जो फंक्शन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है या फिर एक एज ए कैरियर आप कह रहे हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जा रहा है? रेड ब्लड सेल लेके जा रहा है। तो हमारे पास ये रेड ब्लड सेल है। इसके आगे वाला जो हमारे पास सेल है उसको डिस्कस करते हैं। सेल स्पेशलाइजेशन में से सबसे जो हमारे पास लास्ट सेल है जो हमने डिस्कस करना है वो है लिवर सेल, जिसको हम हेपाटोसाइट्स भी कहते हैं। इसको हेपाटोसाइट्स भी कहा जाता है। ये भी ग्रीक वर्ड ही है और इसके दो यानी डेरिवेशन आप कह रहे वर्ड की है। एक है हेपाटो जिसका मतलब होता है लिवर, और एक है साइट्स जो काइटोस से निकला हुआ है जिसका मतलब था सेल।
तो ये कैसा सेल है, ये एक लिवर सेल है। बायो की टर्म में हेपाटोसाइट्स कहा जाता है और आम वर्ड में हम इसे लिवर सेल कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसके भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा और स्ट्रक्चर होंगे, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं। तो पहला जो इसका फंक्शन है ना, ये स्टोरेज करता है, यानी ये स्टोर करता है चीजों को। कौन सी इसमें चीजें आ जाती हैं, वो है स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। उसके बाद हमारे पास कुछ विटामिन्स आ जाते हैं, उनको स्टोर करता है। और कुछ हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, विटामिन्स को एंड प्रोटीन्स को। इसका दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस से मुराद हमारे पास जहरीली चीजें आ जाती हैं, जहरीली चीजें आ जाती हैं, सब्सटेंसेस चीजें, यानी जहरीली चीजें। जो जहरीली चीजें होती हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करता है या डिटॉक्सीफाई करता है। तो डी से मतलब वो, डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, यानी उन जहरीली चीजों को रिमूव कर देता है या फिर उनके असर को कम कर देता है। जितना उस जहर ने हम पे असर करना है उसके असर को कम कर देता है या फिर मुकम्मल तौर पर उसको रिमूव कर देता है। तो दूसरा फंक्शन हमारे पास इसकी डिटॉक्सिफिकेशन है। और तीसरा फंक्शन हमारे पास ये है कि ये प्रोड्यूस करता है क्लॉटिंग प्रोटीन्स को, क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ठीक है, क्लॉटिंग प्रोटीन्स क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मान ले ये हमारे पास कोई ह्यूमन का बॉडी का स्ट्रक्चर है और यहाँ से कोई जख्म लगा और जख्म लगने की वजह से यहाँ से ब्लड जो है वो रिलीज हो रहा है। कभी कभार अब आपने नोटिस किया हो कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके जरिए से हमारे जो ब्लड होता है ना बाहर निकलना बंद हो जाता है। इस तरह करके कोई स्ट्रक्चर सा बन जाता है, जिसे हम आम वर्ड में खरेडा भी कहते हैं। ठीक है, वो खरेडा टाइप एक चीज बन जाती है। वो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। वो क्यों बनती हैं, वो इस वजह से बनती है कि ये जो हमारे पास जो ब्लड है ना जो बाहर रिलीज हो रहा है, जो लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है उसको रोकता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स यहाँ पर बन जाती हैं जिसके जरिए से ये ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो वो प्रोटीन्स क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है या बना कौन रहा होता है, वो लिवर सेल बना रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका थर्ड फंक्शन है क्लॉटिंग प्रोटीन्स की फॉर्मेशन। और चौथा हमारे पास फंक्शन है ये रिसाइक्लिंग में काम आता है। रिसाइक्लिंग करता है, किसकी करता है, रेड ब्लड सेल्स की करता है, रेड ब्लड सेल्स की ये रिसाइक्लिंग करता है। और हर 4 माह बाद 4 मंथ्स के बाद जो हमारे पास ओल्ड रेड ब्लड सेल होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं या फिर उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। वो ब्रेक डाउन कौन कर रहा होता है, लिवर सेल कर रहा होता है। हर 4 माह बाद हमारे जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसी वक्त नए रेड ब्लड सेल्स भी बन रहे होते हैं। तो ये रिसाइकलिंग में काम हमारा लिवर कर रहा होता है रेड ब्लड सेल्स का। अब इसके अंदर मौजूद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं इसके। तो पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो है हमारे पास न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहा होता है, मैक्सिमम एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहा होता है। क्योंकि ये एक न्यूक्लियस है यानी हमारे पास ये सेल होता है तो ये बीच में मौजूद होता है। ये सबको फंक्शन यानी दे रहा होता है या आपके लिए हुक्म दे रहा होता है कि ये काम करना है। तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहा होता है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज से। और ये इंजाइम्स और प्रोटीन्स भी बना रहा होता है, इंजाइम्स और प्रोटीन्स भी बनवाता है, इंजाइम्स एंड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन भी करवाता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, प्रोटीन्स राइबोसोम में बनते हैं। प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है राइबोसोम में बनते हैं। या फिर कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। और एंजाइम्स क्या है, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम करता है स्पीड अप द रिएक्शन, स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। मान ले कोई एक रिएक्शन है जो 10 मिनट में हो रहा है और उसमें एंजाइम को अगर हम ऐड कर दें तो जो वो फंक्शन 10 मिनट में हो रहा है वो 5 मिनट में होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो वो जो स्पीड अप हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? एंजाइम की वजह से हुआ है। तो एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो पहला हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो है न्यूक्लियस पाया जाता है, और उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा जो पाया जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और हमने पीछे पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो ये है कि वो एटीपी की फॉर्मेशन करता है, एटीपी की फॉर्मेशन करता है। और एटीपी क्या है? हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ये है एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी एक्सटेंसिव काम करने में हमारी मदद करती है। एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस में यूटिलाइज होती है, ठीक है। एनर्जी इंटेंसिव से आप मुराद ये ले लें जहां पर लॉट ऑफ एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है, यानी ऐसा प्रोसेस जहां पर ज्यादा एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। उन प्रोसेसेस को हम एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस कहते हैं। अब एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है यानी हमारे पास ज्यादा एटीपी होने चाहिए, और ज्यादा एटीपी तब हमारे पास होते हैं जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। तो लिवर सेल में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, ये आपने ज़हन में बिठा लेना है, ठीक है। तीसरा इसके पास जो होता है वो है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तीसरा जो इसके अंदर ऑर्गेनेली कह लें या टिनी स्ट्रक्चर पाया जाता है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या कर रहा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये भी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, और उसके साथ साथ लिपिड की सिंथेसिस भी करता है। लिपिड क्या है? ये एक आप कह लें कंपाउंड है, ठीक है। लिपिड की सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन, लिपिड की सिंथेसिस करता है। जब आप खाना खा लेते हैं तो आपकी जो एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रही होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से हो रही होती है। कार्बोहाइड्रेट भी एक आप कह लें, आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर एक मौजूद खुराक है, ठीक है। खुराक की टाइप है कार्बोहाइड्रेट, वो उसी वक्त यूज हो रहा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भूख लगती है और खाना बनने में अभी टाइम पड़ा होता है, तो वो जो भूख के लेकर खाने तक बनने का थोड़ा बहुत आप सब्र करते हैं या आराम से बैठे होते हैं, तो वो जो एनर्जी जब उस वक्त जो एनर्जी आ रही होती है ना, वो फिर लिपिड से आ रही होती है, ठीक है। पहले तो आप खेल कूद रहे थे तो वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही होती है। जब आप थोड़ा भूख लग गई और आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, तो उस वक्त जो एनर्जी आ रही होती है वो लिपिड से आ रही होती है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं कि रिमूवल करता है जहरीली चीजों को या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, या उनके असर को थोड़ा कम कर देता है। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन। और एक और हमारे पास इसके पास ऑर्गेनेली मौजूद होती है, वो है पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। ये भी एंजाइम्स बनाता है, और ये एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज दी टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीली चीजों को न्यूट्रलाइज करता है, या फिर आप वही आसान लफ्जों में कहना चाहें तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब जहन में सवाल आ रहा होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है और पेरोक्सिसोम भी न्यूट्रलाइज कर रहा है या फिर टॉक्सिफिकेशन कर रहा है, तो दो क्यों चीजें मौजूद हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर एक चीज काम ना करिए तो दूसरी तैयार बैठे उस काम को करने के लिए, या फिर ये काम ना कर रहा तो फिर ये काम कर रहा। तो जरूरी तो नहीं है कि हमारी जो बॉडी है हमेशा नॉर्मल रहे, कभी कभार उसमें एबनॉर्मलिटीज भी आ जाती है। तो अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहा तो पेरोक्सिसोम उसकी जगह ये फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको एक ही फंक्शन हमने दिया होता है। तो हमारे पास जो तीसरा एक और हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट इसके पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वो है स्मॉल डक्ट्स, स्मॉल डक्ट्स। इस चीज को समझने के लिए ना हम इधर एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास लिवर है, ठीक हो गया। यहां से एक ट्यूब स्ट्रक्चर निकलता है और इधर से एक इस तरह करके एक चीज होती है, और यहाँ पर हमारी इंटेस्टाइन के साथ ये अटैच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ये स्ट्रक्चर अटैच हुआ होता है। ये मान लिया स्मॉल इंटेस्टाइन है नीचे, ठीक है, ओके। अब हम लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास लिवर है जिसे हम आम जुबान में कलेजा कहते हैं, और ये हमारे पास गाल ब्लैडर है
जिसको आम जबान में हम पित्ता कहते हैं और कभी कभार जहर का पित्ता भी इसे कहा जाता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास इंटेस्टाइन है जिसे आम जबान में हम आंद्रे कहते हैं। ओके, तो अब होता क्या है कि लिवर सेल में अभी हमने पीछे एक फंक्शन पढ़ा है कि यहाँ पर हमारे पास आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये रेड ब्लड सेल इसके पास आते हैं। क्यों आते हैं? 4 माह बाद इन्होंने आना होता है और खुद को ब्रेक डाउन करवाना होता है और यहाँ पर इन्होंने नए सेल भी इसके साथ साथ बन रहे होते हैं। जब ये रेड ब्लड सेल टूटते हैं या इनकी ब्रेक डाउन होती है तो इनकी ब्रेक डाउन में हमारे पास एक आप कह लें सब्सटेंस बनता है या फिर एक केमिकल बनता है। ठीक है, उसका नाम होता है बाइल। ठीक है, वो बाइल इस गाल ब्लैडर में तो बन गया, अब सॉरी लिवर में बन गया। अब ये लिवर के जरिए इस जगह पर यहाँ पर आकर स्टोर होना शुरू हो जाएगा गाल ब्लैडर में। ठीक है, और फिर ये जब गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा और हमारे जब इंटेस्टाइन में यहाँ पर हमारे पास जो खाना मौजूद है उसकी जो डाइजेशन हो रही होती है, उस डाइजेशन में ये बाइल इस इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है और फिर वो डाइजेशन में मदद देता है। तो स्मॉल डक्ट्स क्या कर रहा है कि इसके अंदर यहाँ पर डक्ट्स मौजूद होंगी, यहाँ पर छोटी यहाँ पर इस तरह करके छोटी छोटी सी हमारे पास डक्ट्स मौजूद होती हैं। इसके अंदर ये बाइल थोड़ी देर के लिए कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के बाद ये गाल ब्लैडर में इसको सेंड कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर ये गाल ब्लैडर आगे ट्रांसफर कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारे पास जो खाना हमारे जो पेट में मौजूद होता है या इंटेस्टाइन में जो मौजूद होता है उसकी डाइजेशन करता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लिवर सेल था और यही हमारे पास आज का टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।